तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। आज अपना जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी बायोलॉजी के टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक आज से शुरू कर दिए हैं और सभी टॉपिक आपने इस अप्रैल महीने में अपना बायोलॉजी का कोशिश होगी जो पूरे जितने भी टॉपिक है वो करवाने की। आज अपना बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम क्या है, भोजन के स्रोत और अवयव। ये बायोलॉजी का पहला टॉपिक होता है। अपन भोजन ग्रहण करते हैं ना, इन भोजन के अंदर क्या क्या स्रोत होते हैं, क्या क्या अवयव होते हैं, इन सभी की आज अपन बात करने वाले हैं। मानव पोषण, इसके अंदर ऊर्जा, शारीरिक संरचना और वैज्ञानिक जो रूपरेखा, इसके अंदर भोजन के जो अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल, विटामिन वगैरह, ये कैसे काम करते हैं, किस प्रकार इनकी आवश्यकता होती है शरीर में, संतुलित भोजन क्या होता है, शरीर के अंदर कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इन सभी की आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इस टॉपिक की। देखो, इसके अंदर जो शरीर के अंदर जो अवयव होते हैं ना, भोजन के जो स्रोत है वो स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण और जल। ये इतने ही होते हैं। इन सब का अलग अलग काम होता है। अब काम किस प्रकार होता है वो देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऊर्जा प्रदान करने वाले, और एक होता है शरीर का निर्माण करने वाले, और एक होता है सुरक्षा करने वाले। इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। ऊर्जा प्रदान हमें किससे होती है? ऊर्जा प्रदान होती है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो अपन दिन भर खाते हैं ना, जो अपन दिन भर खाते हैं उनमें अधिकतम कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जैसे अनाज वगैरह खाते हैं ना, फल फ्रूट खाते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। उसके अंदर कुछ अनाज वगैरह हो जाते हैं जो स्टार्च के रूप में होते हैं, मंड के रूप में, और कुछ से जो फल फ्रूट वगैरह खाते हैं अपन मीठा, वो शर्करा के रूप में हो जाता है। तो जितना भी हम दिन भर में खाते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वसा क्या होता है? जितनी भी अपन चिकनाई खाते हैं ना, वो सब वसा के अंदर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से अपने को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। एक होता है शरीर का निर्माण करने वाले। अपने शरीर का निर्माण होता है ना, वो कौन कौन से अवयव होते हैं? तो उसमें प्रोटीन, खनिज, लवण और जल। बताओ, जल से ऊर्जा मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? अरे, ऊर्जा प्रदान करने वाली दो ही है, जल से कभी ऊर्जा नहीं मिलती। क्वेश्चन आता है, एक गिलास पानी पीने से ऊर्जा प्राप्त होगी, ऑप्शन में आएगा 30 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, 0 किलो कैलोरी। इनमें से कोई नहीं, शून्य। जल से अपने को कोई ऊर्जा नहीं मिलती। जल से ऊर्जा मिलती तो अपन दिन भर जल पीते और मौज करते, खाना नहीं खाते, ठीक है ना। तो जल से ऊर्जा नहीं मिलती। जल क्या काम आता है? शरीर की निर्माण करने में आवश्यक है। ये प्रोटीन, खनिज, लवण और जल, ये शरीर के निर्माण करने में आवश्यक अवयव है। इसके अलावा सुरक्षा प्रदान, अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इन्हें उपापचयी नियंत्रक भी कहते हैं। तो ये कौन से हैं? विटामिन, खनिज, लवण, जल और प्रोटीन। ये अपने शरीर की क्या करते हैं? सुरक्षा भी करते हैं, अपने रोगों से अपने को बचाते हैं ये। तो ये शरीर की सुरक्षा भी करते हैं। तो जल के हाँ, तो क्या है? प्रोटीन यहां भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है। अरे, अवयव है तो इतने ही, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल। इनका काम क्या क्या होता है? ऊर्जा देने में ये दो काम करते हैं। शरीर के निर्माण करने में ये काम कर रहा है और सुरक्षा देने में ये काम कर रहा है। तो प्रोटीन यहां भी काम कर रहा है, प्रोटीन यहां भी काम कर रहा है, जल यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है। क्या दिक्कत है? अरे, जल शरीर के निर्माण में भी काम कर रहा है और जल शरीर की सुरक्षा करने में भी काम कर रहा है। अब इससे संबंधित और क्या देखो, महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं? देखो, प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है अपने को? वसा, जो चिकनाई फैट खाते हैं ना अपन, उससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है अपने को। लेकिन वसा अपन अधिक खा सकते हैं क्या? वसा अधिक नहीं खाते हैं, वसा तो थोड़ी बहुत ही खाते हैं। जैसे अपन घी लेके खाते हैं, तो घी की मात्रा कितनी होती है? हाँ, तो इससे ऊर्जा जरूर देखो, प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है इसमें। आगे देखो, भोजन में सर्वाधिक कुल ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। भोजन में अगर ऑल ओवर भोजन की बात करें ना, तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है अपने को? कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अपन जो भी भोजन खाते हैं ना, उनमें अधिकतम मात्रा 90% होती है, क्या है उसमें, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अरे अनाज खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, सब्जी खाते हैं आलू वगैरह की, इन सब जो भी अपन चावल वगैरह खाते हैं, सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। फल फ्रूट केला वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही है ये। तो अधिकतम खाते क्या है अपन, है कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। तो अधिकतम ऊर्जा मिलेगी किससे, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन प्रति ग्राम पूछ लेना, प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो वसा से मिलती है। तुरंत ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट ही करता है। तुरंत ऊर्जा प्रदान अपने को वसा प्रोटीन, इनसे तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती, धीरे धीरे। प्रोटीन से तो बहुत अंत में ऊर्जा मिलती है, जब अपन खाना पीना कुछ नहीं करें ना, तब प्रोटीन से अपने को ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। आगे देखो, तुरंत ऊर्जा कौन कर देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। आप देखते होंगे खिलाड़ी वगैरह रहते हैं, वो केला खाते हैं, ग्राउंड में केला वगैरह खाते रहते हैं ना, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, उससे तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, एक बार फिर से एनर्जी आ जाती है। तो तुरंत ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी किससे प्राप्त होती है अपने को, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। आवश्यकता के आधार पर इन अवयवों को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो वृहद, एक लघु। वृहद यानी अधिक, ऐसे अवयव जिनकी मात्रा अपने को अधिक आवश्यकता होती है, एक लघु जिनकी मात्रा कम आवश्यक होती है। तो आवश्यकता के आधार पर इनको एक तो वृहद यानी ज्यादा, और एक सूक्ष्म जिनकी मात्रा कम आवश्यक हो। तो ज्यादा में कौन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनकी आवश्यकता अधिक होती है अपने को। जबकि सूक्ष्म में विटामिन और खनिज लवण और जल, इनकी मात्रा कम होती है। अरे अपन दिन भर खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह, और अपन विटामिन कितना लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा सूक्ष्म, ये माइक्रो, इनकी कमी आवश्यकता होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट वगैरह की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक होती है। तो अपन दिन में 2, 3 बार, 4 बार और कुछ खाते ही रहते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता क्या होती है अपने को, अधिक होती है। तो ये जितने भी जो भोजन के स्रोत है ना, इनको दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो वृहद और एक सूक्ष्म, यानी अधिक आवश्यकता और कम आवश्यकता वाले। एक इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और सुरक्षा प्रदान करने वाले, इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। इसके अलावा इसके और क्या काम हो सकते हैं, देखो ये देखो, संतुलित भोजन के भाग की बात करें ना, संतुलित भोजन है ऐसी थाली जिसके अंदर हर प्रकार का भोजन हो, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल सब हो, और एक सीमित मात्रा में हो, जितनी आवश्यकता उतना ही हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। जैसे संतुलित भोजन के अंदर देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यही तो होते हैं मेन। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 400 से 600 ग्राम, प्रोटीन की 80 से 100 ग्राम, वसा की 60 से 80 ग्राम। कुल आवश्यक ऊर्जा की बात करें तो अपने को कुल आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है, 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने को। ऊर्जा मापन की बात करें तो खाद्य पदार्थों की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है क्या, जितने भी अपन कैलोरी में मापते हैं। जैसे वसा, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम हाइड्रोकार्बन से, कार्बोहाइड्रेट से अपने को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा किस में मापते हैं अपन, कैलोरी में मापते हैं। मापक यंत्र का नाम पूछे तो बॉम्ब कैलोरी याद रखना है। जो ऊर्जा मापने का यंत्र होता है ना, उस यंत्र को क्या कहते हैं, बॉम्ब कैलोरी कहते हैं। पुरुषों के अंदर एक दिन के अंदर ऊर्जा की बात करें तो कितने किलो कैलोरी, 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि महिलाओं में 2100। महिलाओं में कम की क्यों आवश्यकता है, हाँ, इनको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, पुरुषों को हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, और महिलाओं को ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। यही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा देखो, कार्बोहाइड्रेट की बात करें ना तो ये शरीर का क्या होता है, मुख्य ईंधन यानी जो ऊर्जा प्राप्त होती है मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट में कुछ नहीं होता, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही होती है 3 बस, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहता है। अनुपात याद रखना, 1:2:1 के अनुपात के रूप में होते हैं ये। अन्य नाम की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है, सैकेराइड के नाम से जाना जाता है। फिर आगे अपन पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में, यानी सैकेराइड को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इस प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट का ही अन्य नाम क्या होता है, सैकेराइड, इसी को सैकेराइड कहते हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों की बात करें ना तो देखो, अनाज में बात करें तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है,
चावल में। सब्जी में बात करें तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? आलू में। और फल में केले में। ये इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक है। तो खिलाड़ी वगैरह केले खाते देखा होगा आपने, आलू खाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा। और कुछ खाते हुए नहीं देखा, क्योंकि फलों में तो केले में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, और अनाज में बात करें तो चावल में होता है, और सब्जी वगैरह में आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखो, भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल, भोजन का सबसे बड़ा भाग, अपन जो भोजन खाते हैं ना, उसके अंदर 90% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। शरीर में दो प्रकार से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट अपने को, शरीर में दो प्रकार से, एक तो स्टार्च के रूप में और एक है शर्करा के रूप में। स्टार्च को कहते हैं मंड, स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में। स्टार्च किसे कहेंगे? सभी अनाज, जितने भी अपन अनाज खाते हैं ना, अरे गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, इस प्रकार खिचड़ी खा ली, चावल खा लिए, ये जितने भी अनाज होते हैं ना, वो सभी कौन से में आएंगे? स्टार्च या मंड के अंदर आएंगे। एक होता है शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट। शर्करा के रूप में जो अपन मीठा वगैरह खाते हैं ना, जैसे सभी मीठे खाद्य पदार्थ, जो भी मीठे खाद्य पदार्थ खाए ना साथ में, वो सब किस में आएंगे? शर्करा में आ जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है शरीर में, स्टार्च के रूप में और शर्करा के। कार्य, शरीर के तापमान पर नियंत्रण, तुरंत ऊर्जा देना, किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट का काम है। शरीर के ऊपर नियंत्रण करना। अरे भोजन प्राप्त नहीं होगा तो शरीर के अंदर ऊर्जा मिलेगी क्या? तो शरीर पर नियंत्रण रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना और तुरंत ऊर्जा देना, ये काम होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात पूछा हुआ है, कितना है? 1:2:1 के रूप में। सर्वाधिक किस किस में मिलता है? किस प्रकार इसका काम है? दो प्रकार का होता है, एक तो स्टार्च के रूप में और एक शर्करा के रूप में। अब देखो, सेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? सेकेराइड कहते हैं क्या? सेकेराइड। ये सेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार से, तीन भागों में विभाजित होता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, देखो, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड होता है C6H12O6। इसके अंदर कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इन्हीं का ही प्रश्न आएगा आगे आपको। 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? तो 3 ऑप्शन तो ये देगा, कहीं ये चौथा ऑप्शन इनमें से डालेगा, ये माल्टोज देगा या सुक्रोज देगा या लेक्टोज देगा, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन डाल देगा। तो याद रखना है, मोनोसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज क्या होता है? इसे अंगूर की शर्करा या रक्त या द्राक्ष शर्करा या तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा कहते हैं। अरे ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा कहते हैं क्या? ग्लूकोज शर्करा ही होती है। अपन बीमार व्यक्ति होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे पहले उसको क्या लगाते हैं? ग्लूकोज ही लगाते हैं। क्यों? कि ये क्या देता है? तुरंत ऊर्जा। ग्लूकोज देते ही वो ठीक हो जाता है और बोलता है अब ठीक हूं, चलो घर। फ्रक्टोज क्या होता है? इसे फल व शहद की क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। फल और शहद में जो शर्करा पाई जाती है ना, वो कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज होता है। सर्वाधिक मानव वीर्य और शहद में ये पाई जाती है। एक होती है गैलेक्टोज, ये मस्तिष्क शर्करा या ब्रेन शुगर कहते हैं, गैलेक्टोज। तो याद रखना, मोनोसेकेराइड के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है शर्करा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। एक होता है डाइसेकेराइड, यानी एक सेकेराइड को मोनोसेकेराइड कहते हैं। एक से अधिक यानी 2 सेकेराइड मिलते ही इसको डाइसेकेराइड कहते हैं। 2 से अधिक मिलते ही इसको कौन सी सेकेराइड कहेंगे? पॉलीसेकेराइड कहेंगे। डाइसेकेराइड में देखो C12H22O11, देखो इसका दूना है क्या? 2 सेकेराइड, ये 12 का मत कर देना, ये इसका फॉर्मूला इस प्रकार बनता है C12H22O11। इसके अंदर देखो माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज। डाइसेकेराइड के अंदर कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है? माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज। माल्टोज किस में होती है? बीज अनाज की शर्करा होती है और सर्वाधिक किस में पाई जाती है? ये जौ में। सुक्रोज गन्ने की शर्करा है, व्यापारिक, केन, प्रतीप, रसोई घर की शर्करा, ये इसके अन्य नाम है। लेक्टोज दूध की शर्करा है जो सर्वाधिक मानव मां के दूध में पाई जाती है। ये एक अपन बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। ये 2 से अधिक जब सेकेराइड जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। इसमें आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन और इन्युलिन। स्टार्च क्या होता है? जो पादपों में संचित भोजन होता है उसे स्टार्च कहा जाता है। ग्लाइकोजन है, जंतुओं में संचित होता है ग्लाइकोजन, जैसे अपने अंदर भी ग्लाइकोजन ही होता है। यकृत के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में अपने जो संचित होता है ना, उसे कहते हैं जंतुओं में, जितने भी जंतु में होता है।
एक होता है सेलुलोज, जो मानव में पाचन होता है क्या सेलुलोज का? नहीं होता। पेड़ पौधों में, अरे नहीं, जंतुओं में होता है। हाँ, सेलुलोज का पाचन जंतुओं में होता है, मानव में नहीं होता। एक होता है काइटिन, कवक की बाहरी कवच होता है ना, कवक का बाहरी कवच किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और एक होता है इन्युलिन, ये सब क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन सी होती है? शेकेरिन होती है। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। इसको छोड़ो, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आए हुए क्वेश्चन है दोनों। आगे क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन सी है? शेकेरिन है। तो ये जो सेकेराइड है 3 प्रकार के पाए जाते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इनके अंदर याद रखने वाले ये हैं, मोनोसेकेराइड में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, जबकि डाइसेकेराइड में आते हैं माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज। बस इन दोनों को याद कर लेना। ऑप्शन में 3 ये देगा, चौथा इनमें से कोई ऑप्शन डालेगा और बोलेगा निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन देगा। आगे देख, तो प्रोटीन से संबंधित बात करें तो जीवन की इसे आधारशिला कहते हैं। शरीर निर्माण में इसका मुख्य भूमिका होती है प्रोटीन की। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्डर ने। नामकरण किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। शरीर को नाइट्रोजन देता है क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी देता है। संरचना की बात करें तो 20 प्रकार के एमिनो अम्लों का क्या होता है? ये बहुलक होता है प्रोटीन। अब देखो, सर्वाधिक मात्रा के आधार पर प्रोटीन को देखें तो अपने सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? फिर मशरूम या कवक में, फिर स्पाइरुला शैवाल में, क्लोरेला शैवाल में। क्लोरेला शैवाल को याद रखना अंतरिक्ष यात्री का भोजन कहते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो कौन सी प्रोटीन लेके जाते हैं? ये क्लोरेला शैवाल लेके जाते हैं, जिसके अंदर सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। भारत में प्रोटीन का प्रचुर स्रोत क्या है? दाल है। बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। परीक्षण की बात करें तो नीले थोते एवं कास्टिक सोडे के साथ बैंगनी रंग देता है ये प्रोटीन। ये इसके परीक्षण है। रुक जाओ। तो प्रोटीन से संबंधित ये चीजें याद रखना, किसने खोज की, किसने नामकरण दिया था, और सोयाबीन में कितनी पाई जाती है, सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? क्लोरेला शैवाल होता है, जिसे अंतरिक्ष का क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री का भोजन कहते हैं। जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, ये शैवाल लेके जाते हैं। आगे देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर के अंदर जितने भी अपने प्रोटीन पाई जाती है ना, वो शरीर के अंदर देखो कहां कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बाल, नाखून, खुर, सींग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन। इस स्लाइड से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन। रक्त में एल्बुमिन है, ये एल्बुमिन नहीं है एल्बुमिन। जंतुओं में सर्वाधिक कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है, जंतुओं में सर्वाधिक। तो इस स्लाइड से जितने भी ये प्रोटीन है याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। याद कर लोगे क्या? प्रोटीन की भूमिका और कमी से प्रभाव या रोग। अब देखो, कमी से होने वाले रोग है, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। एक तो होता है मेरास्मस रोग और एक होता है क्वाशियोक्योर रोग। दोनों ही रोग बच्चों में होते हैं। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, मेरास्मस और क्वाशियोक्योर, दोनों ही बच्चों में होते हैं। एक तो बच्चा होता है जो सिकुड़ जाता है, दुबला पतला हो जाता है छोटी उम्र में। देखो 0 से 1 वर्ष तक बच्चा एकदम दुबला पतला होता है। इसके अंदर कौन सा रोग होता है? मेरास्मस रोग होता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन दोनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है ये। एक होता है क्वाशियोक्योर रोग, ये होता है 1 से 5 वर्ष तक का बच्चा होता है, इसका पेट फूल जाता है, पेट बड़ा सारा हो जाता है। कारण क्या है? प्रोटीन की कमी। ये देखो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है, ये ओनली प्रोटीन की कमी से होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इनको। इसके अलावा पोषक एवं रक्षित प्रोटीन की बात करें तो किस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? याद रखना, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। एक आता है गाय का दूध पीला, या दूध पीला होने के पीछे क्या कारण है? तो पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन वर्णक के कारण। दूध का पीला रंग केरोटीन वर्णक के कारण होता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है।
दाल में प्रोलामिन प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन, मक्का में जाइंस, कपास में गोसिपिन प्रोटीन पाई जाती है। रक्तसित प्रोटीन की बात करें, रक्त का थक्का बनाना, अपने रक्त के अंदर थक्का बनता है क्या? दो प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन अपने शरीर में पाई जाती हैं। जब भी चोट लगती है तो रक्त का थक्का बन जाता है, ये प्रोटीन होती है, तब रक्त का थक्का बनता है। एक कहता है रक्त का थक्का न बढ़ना, रक्त का थक्का न बढ़ना यानी जमने से रोकना, कौन सी प्रोटीन है? हिपेरिन। अरे शरीर के अंदर रक्त जमता है क्या? शरीर के अंदर रक्त जमता तो रक्त सर्कुलेट कैसे करता फिर? हाँ, तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सी प्रोटीन रोकती है? हिपेरिन। कहीं चोट लगते ही रक्त बाहर आता है क्या? उसको जमना आवश्यक है, वरना तो रक्त बाहर निकल जाएगा। उसको जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन जमाने के लिए होती हैं। हिपेरिन प्रोटीन रक्त न जमने वाली प्रोटीन होती है। आगे देखो, वसा की बात करते हैं। वसा को ही लिपिड कहते हैं, ये ऊर्जा का परम संचय। देखो वसा या लिपिड एक ही चीज है। शब्द किसने दिया? ये ब्लोर नामक वैज्ञानिक ने शब्द दिया था। इसका निर्माण कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही होता है, लेकिन इसका अनुपात फिक्स नहीं होता। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फिक्स अनुपात था ना, 1:2:1, लेकिन इसके अंदर अनुपात फिक्स नहीं होता। विघटन की बात करें तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में इसका विघटन होता है, विभाजित होता है। और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। गुण की बात करें तो जल में क्या होता है? ये अविलेय होता है। अब देखो, अपन ऊंट की कुब्बड़ देखते हैं ना, ये ऊंट की कुब्बड़ पहले अपन इस प्रकार सोचते थे कि ऊंट पानी पीता है तो इस कुब्बड़ में सेव करता है, लेकिन ऊंट की कुब्बड़ किसकी बनी होती है? वसा की। ऊंट का कुब्बड़ वसा का संचय करता है। अरे नहीं, तो यही तो कह रहा हूं, ये भ्रम ही तो तोड़ रहा हूं। ये ऊंट की कुब्बड़ होती है ना, इसमें क्या क्या सेव होता है? वसा का संचय होता है ऊंट की कुब्बड़ में। हाँ, वसीय उत्तक, जल का संचय, वसा टूटने पर प्राप्त जल है, तो वसीय उत्तक में जल का संचय होता है। जो वसीय उत्तक होते हैं ना, जल का संचय उसमें होता है, जबकि ऊंट की कुब्बड़ होती है उसके अंदर किसका? वसा का संचय होता है। तो वसा से संबंधित है, किसने नाम दिया था, किस प्रकार निर्माण होता है? इसका विघटन 3:1 वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में होता है। ऊंट की कुब्बड़ के अंदर वसा पाई जाती है। वसा को क्या कहा जाता है? लिपिड कहा जाता है। वसा के प्रकार क्या रह गया? हाँ, प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत क्या होता है? वसा होता है। याद रखना, वसा 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। आगे देखो, वसा के प्रकार और उनके रूपांतरण की बात करते हैं। देखो, वसा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संतृप्त वसा और दूसरी होती है असंतृप्त वसा। अब किसे संतृप्त कहेंगे, किसे असंतृप्त कहेंगे? देखो, संतृप्त वसा ऐसी वसा को कहेंगे जो ताप पर क्या हो? सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में हो। जैसे अपन घी खाते हैं ना, घी सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है क्या? बिल्कुल होता है, जमा हुआ होता है। तो बताओ घी किसका उदाहरण है? संतृप्त वसा का। अपन जो तेल डालते हैं सब्जी में, वो बताओ सामान्य ताप पर क्या होता है? लिक्विड अवस्था में होता है क्या? तो वो कैसा है? असंतृप्त। देखो, सामान्य ताप पर है, द्रव अवस्था में। तो वसा यानी चिकनाई दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है, उसे तो संतृप्त कहेंगे, और जो द्रव अवस्था में होगा उसे असंतृप्त कहेंगे। इसका कारण क्या है? देखो, दोनों से प्रभाव क्या पड़ता है? संतृप्त वसा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाती है, तो ये क्या है? हानिकारक होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अरे शरीर की धमनियों के अंदर जम जाता है। ये जिस प्रकार घी बाहर भी जमता है ना, इस प्रकार शरीर के अंदर भी धमनियों में घी जम जाता है। तो इस प्रकार देखो, ये अपनी धमनी है क्या, यहां से रक्त फ्लो हो रहा है क्या? तो ये संतृप्त वसा खाते हैं ना, तो ये फास्ट फूड वगैरह ये क्या करता है? ये धमनियों के अंदर इस प्रकार जाकर जम जाता है। ये जम जाता है, तो बताओ ये रक्त फ्लो होने में कठिनाई आ गई का? हाँ, घी लिमिट का खाना चाहिए, हर चीज लिमिट की खानी चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए। तो देखो, इसके अंदर रक्त फ्लो नहीं होगा। रक्त फ्लो नहीं होगा तो क्या करेगा? हार्ट प्रेशर करेगा। हार्ट प्रेशर करेगा तो ये यहां से फेल हो जाएगा, और उसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट अटैक से आता है जो अधिक मात्रा में संतृप्त वसा का सेवन करता है ना, उसे हार्ट अटैक होता है, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है। इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल कम बनती है क्या? इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम बनती है। उदाहरण देखो, जैसे घी, मक्खन, जंतु उत्पाद, नारियल, पोम तेल,
वनस्पति तेल जैसे सरसों, मूंगफली, मछली के यकृत का तेल है। आपने सुना भी होगा कि घी खाने से अच्छा है तेल खा लो। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। जैसे सरसों, मूंगफली का तेल अच्छा होता है घी से, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। ये देखो, वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है। जो वनस्पति तेल है ना, उससे घी बनाया जाता है। तो वनस्पति तेल द्रव अवस्था में होता है, घी बनते ही ठोस हो जाएगा क्या? बन जाएगा। इसका क्वेश्चन आता है किस प्रकार अपन वनस्पति तेल को घी में बनाते हैं। तो गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में उत्प्रेरक काम में लिया जाता है निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इनकी उपस्थिति में जो वनस्पति तेल है वो किस में बदल जाता है? वनस्पति घी में बदल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। समय हो चुका है। अब ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते थे सभी क्वेश्चन एक साथ ले आया हूं मैं। तो इसका एक बार कल मैं रिवीजन करवा दूंगा, फिर ये क्वेश्चन करवाऊंगा और लिखवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।